आज राष्ट्रगर्भ में आपको 28 साल पहले आई उन तस्वीरों की बिहाइंड द कर्टन स्टोरी बताऊंगा जिसमें देश की ताकत छुपी है। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 ये सिर्फ दो तारीखें नहीं हैं, ये दुनिया के किसी न किसी कोने में हर रोज गिरती मिसाइल, बॉम्ब और ड्रोन अटैक के बीच वो गारंटी है जिसकी बदौलत 140 करोड़ हिंदुस्तानी सुरक्षित हैं। ये तारीखें भरोसा दिलाती हैं कि दुनिया का कोई भी देश हथियारों की बदौलत हम पर अपनी हेकड़ी नहीं दिखा सकता। और इन दोनों ही तारीख पर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुए और औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि भारत अब परमाणु संपन्न देश है। 11 मई 1998 को 3 परीक्षण एक साथ हुए, जबकि 13 मई को 2 टेस्ट हुए। इसे भारत ने ऑपरेशन शक्ति कोड नेम दिया था। इसके बाद भारत ने फिर कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम नहीं दिया, मगर आज 180 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर भारत की प्रेजेंस है। Switching command to internal. Range ready. Ready. 4, 3, 2, 1, 0. At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threat. 1998 के मई महीने में हिंदुस्तान ने पोखरण में जो कारनामा किया, उसकी तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती हैं। गर्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अमेरिका ने पोखरण में निगरानी के लिए 4 सैटेलाइट सर्विलांस खास तौर पर लगाए थे, मगर इन सबको चकमा दे दिया गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए डीआरडीओ और बार्क से जुड़े 20 वैज्ञानिकों की टीम और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सीक्रेट तैयारी की थी। भारत ने इस टेस्टिंग से पहले किसी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन भी नहीं माना गया। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। सोचिए, अगर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए होते तो पाकिस्तान जिस तरह आज हदों में सीमित रहता है, क्या मौजूदा दौर में ऐसी तस्वीर होती? क्योंकि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी सालों से कर रहा था और पहला परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को जगाई पर्वत पर किया। इसके 2 दिन बाद यानी 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग की। तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही थी, मगर भारत ने इन सब की परवाह किए बगैर अपने मिशन को पूरा किया। इसके लिए बहुत तगड़ी और डीप प्लानिंग की गई थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे गए, उनके अंदर परमाणु बम रखे गए, कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए और उन पर मोटे मोटे तार निकाले गए और फिर धमाके वाली जगह विस्फोट के बाद जो गड्ढा बना, उसने भारत की कामयाबी पर मुहर लगा दी। और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था।
और ऐसा ही हुआ। भारत की साइंटिफिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस टीम की प्लानिंग और डिसिप्लिन देखकर अमेरिका हैरान था और पाकिस्तान परेशान। दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी CIA को उस वक्त पता चला जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के परमाणु टेस्ट का ऐलान किया। तब के CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने अपनी किताब में इसे सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर में से एक माना था। किसी ताकतवर देश की ताकत आप मान के चलिए कि मोटे तौर पर तो पैसा होता है, मगर बॉस पावर बहुत जरूरी होती है। और यह पावर सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों की लंबी चौड़ी के अलावा दमदार एटम बॉम्ब से भी आती है। आज मैं राष्ट्रगर्व में परमाणु बम की कहानी आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि इसके जरिए वो बातें सामने लाना चाहता हूं जिसने दुनिया को चौंका दिया था। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा वाली टेस्ट की वजह भी बताऊंगा, मगर जिस ऑपरेशन शक्ति की अभी बात कर रहा हूं उसकी एक एक डिटेल आपके आत्मविश्वास की वजह बन सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए बहुत स्मार्ट और मल्टी लेयर प्लानिंग हुई थी। जैसे इस टेस्ट से जुड़े ज्यादातर काम रात के वक्त होते थे, फिर चाहे वो रेगिस्तान में ड्रिलिंग करनी हो, फिर वहां साजो सामान पहुंचाना हो, सुबह का उजाला होते सब कुछ पहले जैसा ढक दिया जाता था, कर दिया जाता था। सैटेलाइट इमेज में किसी तरह का बदलाव कैच ना हो पाए, इसके लिए हेवी मशीनरी को वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में रख दिया जाता था। जैसे ही अमेरिका के सैटेलाइट की ऑर्बिट और पासिंग टाइम साइट के नियरेस्ट होती थी तो काम रोक देते थे कि भाई अब यहां से गुजरेगा सैटेलाइट, वो देखेगा तो अभी रुक जाओ। इस दौरान जो रेत के ढेर बनते थे उनका अलाइनमेंट भी हवा की दिशा के मुताबिक किया जाता था, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैटर्न समझ ही नहीं आता था। न्यूक्लियर टेस्ट जब होने थे तब ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज के पास हलचल बढ़ा दी गई। इस वजह से अमेरिका का ध्यान उस तरफ चला गया और फिर न्यूक्लियर डिवाइस को सेब के डिब्बों में पैक करके मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट से विमानों के जरिए जैसलमेर भेजा गया और आर्मी ट्रक से पोखरण तक पहुंचाया गया। फिर जो धमाका हुआ उसने दुनिया को होश उड़ा दिए। उस वक्त APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम और अनिल काकोदकर के तौर पर हमारे पास वैज्ञानिकों की ऐसी टीम थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे पूरा किया। ये सभी सेना की वर्दी पहनकर पोखरण जाते थे। डॉक्टर कलाम तो अकेले ही न्यूक्लियर साइट पर निकलते थे। कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज और चिदम्बरम का कोड नेम नटराज रखा गया था। कहते हैं कि भारत के इस परीक्षण की जानकारी वाजपेयी सरकार के कई मंत्रियों तक को नहीं थी। हालांकि इस टेस्ट के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यह भी तय कर लिया। साल 1989 में भारत ने पहली बार अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया। तब इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी, मगर धीरे धीरे इस मिसाइल में कई बदलाव किए गए और आज इसके 6 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रखने वाली इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान आता है। ये लैंड बेस्ड कंपोनेंट में भारत का सबसे मजबूत पार्ट है। बीते साल ही अग्नि प्राइम को रेल पर बनाए गए मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए लॉन्च किया गया था। ऐसा करके भारत ने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया वाली लिस्ट में अपनी जगह बना ली। K-15 और K-4 भी ऐसी मिसाइल कैटेगरी में आती हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। K-4 के परीक्षण से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया था। उसे डर है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो भारत कहीं इसका इस्तेमाल न कर दे। न्यूक्लियर अटैक से लैस एयर बेस्ड कंपोनेंट में राफेल एयरक्राफ्ट हैं। सुखोई 30 MKI भी न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की खासियत से लैस है। मिराज 2000 और जगुआर भी न्यूक्लियर कैपेबल हैं। जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी, पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि
भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। खतरा अगर समंदर से आता है तो हिंदुस्तान के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि दुश्मन का मटियामेट सेकेंडों में किया जा सकता है। 2016 से एक्टिव आईएनएस अरिहंत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मुहैया कराती है। आईएनएस अरिघात के तौर पर इंडियन नेवी के पास ऐसा जखीरा है जो परमाणु वेपन्स कैरी करता है। आईएनएस अरिधमान भी जल्द ही नौसेना को मिलने वाली है। इसकी सेकंड स्ट्राइक क्षमता दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के पास न्यूक्लियर हमला करने वाली कई और ऐसी ताकतें हैं जो दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर मात दे सकती हैं। कहते भी हैं ये क्षमता साल 1998 की बदौलत आई है। पोखरण में किया गया भारत का परमाणु विस्फोट आज अतीत के यादगार लम्हों में शुमार किया जाता है। भारत के परमाणु संपन्न होने का मतलब कमजोर पर बल दिखाना, धौंस दिखाना नहीं था। इससे रणनीतिक निर्णय लेने की शक्ति और स्वायत्तता मिली। हालांकि कुछ राजनेता इसमें भी मीन मेख निकाल लेते हैं। सोनिया गांधी ने 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद क्या कहा था? सोनिया गांधी ने उन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा विरोध किया था। उन्होंने इसे अटल बिहारी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि सच्ची ताकत संयम में है, प्रदर्शन में नहीं। विज्ञान का इस्तेमाल हथियार बनाने के बजाय लोगों की तरक्की में इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होगा। जवाहरलाल नेहरू भी परमाणु बम के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार कहा कि एटॉमिक बम सिंबल ऑफ एविल यानी बुराई का प्रतीक है। नतीजा क्या हुआ? 1962 में चीन ने आंखें दिखाई और 71 में पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर हमें धमकाने लगा था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने इसकी जरूरत समझी और 74 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तब भारत ने इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह जमीन के नीचे करीब 350 फीट की गहराई में किया गया। इसका वजन 1400 किलोग्राम के आसपास था। Our nuclear science is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, मगर यह अमेरिका और कनाडा को बिल्कुल भी रास नहीं आया। अमेरिका और कनाडा ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए। कार्रवाई के तौर पर प्लूटोनियम सप्लाई रोक दी गई। ये बात पूरी दुनिया जानती थी कि हिंदुस्तान के इस परीक्षण से किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव फॉलआउट नहीं हुआ, मगर फिर भी धमकी भरा रवैया बंद नहीं हुआ। When we first embarked on our nuclear program, most industrialized nations were very critical of us. Their disapproval, even hostility, continues. Cooperation is withheld and solemn agreements are lightly set aside. It is clear that in order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity. दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर उनकी कैबिनेट में ही मतभेद था। उनके सलाहकारों को इस बात का डर सता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उथल-पुथल हो सकती है और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इंदिरा गांधी ने 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की टीम पर भरोसा जताया और भारत की ताकत का लोहा दुनिया को मानना पड़ा। इस टीम में राजा रमन्ना थे जो पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। पीके अयंगार, राजगोपाल, चिदम्बरम और कई वैज्ञानिक इस टीम में शामिल थे। इसके लिए बाकायदा 7 सालों तक रिसर्च की गई, दिन रात एक किए गए और किसी भी देश को भनक नहीं लगने दी गई कि भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण कर रहा है।
भारत ने अपना जो पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था उसका आधिकारिक खर्च 32 लाख रुपए बताया गया। हालांकि 1998 में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की लागत नहीं बताई गई। मैं इसका जिक्र इसलिए